हेलो दोस्तों, जीएस पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं नवनीत। आज हम घटना चक्र का तीसरा पार्ट लेके आए हैं इसका पॉलिटी का, जो कि हमारे पीसीएस की आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब जल्दी जल्दी शुरू करना पड़ेगा क्योंकि पेपर पास आने वाला है, रिवीजन भी फिर करना है। तो आज हम पॉलिटी का आज तीसरा पार्ट लेके आए हैं दोस्तों। जिस किसी ने अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाएं और प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हैं। हमने ये देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ब्रिटिश ताज का शासन, ये पूरे कर लिए थे। एक एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखें। आज हम संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरू करेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें। और चलिए शुरू करते हैं इसका तीसरा वीडियो यानी कि तीसरा पार्ट, यानी कि जिसमें संविधान निर्माण प्रक्रिया यहाँ से शुरुआत होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए पहला पॉइंट है संविधान सभा। इससे देखिए पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख दूँ मैं। देखिए मैंने उससे पहले कंपनी के एक्ट पढ़े, ठीक है, एक्ट पढ़े, ठीक है। कब से कब तक पढ़े? 1773 से कब से कब तक? 1858 तक, ठीक है। 1858 के बाद तो सारे अंग्रेज़ों के वो क्या आ जाते ब्रिटिश ताज। 1858 से लेके हम लोगों ने पढ़ा 1935 तक ये ब्रिटिश ताज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हमारा संविधान कैसे बना। इन एक्टों से हम लोगों ने, जो अंग्रेज़ों ने अधिनियम बनाए थे, उन एक्टों से हमने क्या लिया, ठीक है। जो भी चीज़ें काम की थी वो ली और जो चीज़ें नहीं थी वो नहीं ली। और दूसरा, जो संविधान सभा बनी वो कैसे बनी और संविधान बनने में क्या क्या समितियाँ बनी, क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें, क्या क्या डेट्स हैं उनमें और कौन समिति के कौन अध्यक्ष था, वो सब देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और संविधान का सबसे पहले ख्याल किसके पास आया वो सब पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला इसमें यही है, एक सेकंड थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ अलग। हाँ, भारतीयों की ओर से, सॉरी एक सेकंड, हाँ, भारतीयों की ओर से संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग जो होती है 1934 में स्वराज पार्टी ने की थी। किसने की थी? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा। संविधान की मांग सबसे पहले किस पार्टी ने की थी? स्वराज पार्टी ने। 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार यहाँ में आया है। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग हैं। संविधान सभा की मांग किसने की? स्वराज पार्टी ने 1934 में। और 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में की गई। 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, याद रखें, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में की गई, याद रखिए। देखिए सबसे पहला विचार जो आया, संविधान सभा की मांग आई, वो स्वराज पार्टी ने दी और 1934 में दी, ठीक है। उसके बाद एम.एन. राय ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया। देखिए दोनों चीज़ों में अंतर है। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया और संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी ने दी, ठीक है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार पटना में की गई 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, यानी कि कांग्रेस ने सबसे पहले 1934 में इसकी मांग की, ठीक है। और उसके बाद कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1936 में इसकी पुष्टि की गई। किसकी? संविधान सभा के बारे में, ठीक है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा। किसने? क्रिप्स मिशन ने, याद रखिए। एक निर्वाचित मतलब कि जो संविधान सभा के सदस्य होंगे वो कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। और निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव 1942 में किसने दिया? क्रिप्स मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना ने 1946 में भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था, याद रखिए। अगर पूछा जाए संविधान सभा का गठन किस मिशन के द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 में। कैबिनेट मिशन के अनुसार, मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा का निर्वाचन होनी थी और प्रांतों में जनसंख्या के आधार पर होना था। जो संविधान सभा बननी थी वो कैसी होनी थी? जो जनसंख्या उसके हिसाब से, ठीक है। इसके तहत देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे। इसके तहत क्या था? मोटे तौर पर प्रति 10 लाख, याद रखिए, प्रति 10 लाख व्यक्तियों पे एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ठीक है। और संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। इनमें से 296 ब्रिटिश भारत के थे। 93 किसके थे? देसी रियासतों के थे, आवंटित की गई सीटें, ठीक है। और ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में, याद रखना, 296 सीटों में 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चुनाव मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था, याद रखिए दोस्तों। देखिए टोटल कितनी थी? 389। एक एक चीज़ समझिए इसमें, 389
जो टोटल थी कितनी थी 389, उसमें से 296 ब्रिटिश भारत से थी, 93 देसी रियासत थी। अब 296 के दो पार्ट थे, देखिए एक तो 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों प्रांत से और 4 का चुनाव होता था मुख्य आयुक्तों के प्रांत से। ये देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 296 में से 292 तो चुने जाएंगे गवर्नर के प्रांतों से और 4 चुने जाएंगे आयुक्तों के प्रांतों से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। याद रखना, संविधान सभा का चुनाव कब होता है? जुलाई और अगस्त 1946 में। 296 सीट जो थी ब्रिटिश भारत को आवंटित से कांग्रेस को कितनी मिलती हैं? 296 में से 208 और मुस्लिम लीग को 73, याद रखना। और तथा छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिलती हैं। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया, याद रखना, देसी रियासतों ने भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभिक संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन में इसमें देसी रियासतों ने प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल हुआ। याद रखना 28 अप्रैल, याद रखना, ये संविधान सभा तो स्टार्ट हो जाती है 1946 से, लेकिन जो 28 अप्रैल की मीटिंग होती है उसमें देसी रियासतों के संविधान सभा के तीसरा अधिवेशन होता है, उसमें देसी रियासतों के प्रतिनिधि एक एक करके शामिल होना शुरू होते हैं। संविधान सभा का मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। याद रखना, संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रांतों की विधानसभा का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। ठीक है, यह निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर नहीं था। याद रखना, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1940 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में कुल कितने सदस्य? 207 सदस्यों में 9 महिलाएं ने हिस्सा लिया। याद रखिए, 9 महिलाओं ने हिस्सा लिया और टोटल 207 सदस्य थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। अस्थायी मतलब कुछ देर के लिए आए थे, कुछ एक दिन के लिए आए थे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कुछ अगर प्रेजेंट में कोई ना हो तो उसकी जगह दूसरा नियुक्त कर दिया जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछे जाएंगे। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता की। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946 को, एक सेकंड, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। याद रखना, अस्थाई पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे संविधान सभा के थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दोस्तों एक एक डेट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक एक डेट इंपॉर्टेंट है। देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, 207 सदस्य बैठते हैं, 9 महिलाएं उनमें होती हैं। 9 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। याद रखना, एक प्रस्ताव रखा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव, जिससे हमारी प्रस्तावना बनती है। उस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा। नेक्स्ट है 22 जनवरी 1947 संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 रह गई। याद रखना, कुछ संविधान सभा के सदस्य थे जिसमें से 200 मतलब कुछ घटकर 299 रह गई, काफ़ी थे, उसमें से चले जाते हैं पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। याद रखना, 299 में 229 तो थे भारतीय प्रांतों से और भारतीय रियासतों थे 70। ठीक है, भारतीय संविधान याद रखना, ये जोड़ लें अगर हम भारतीय प्रांत और भारतीय रियासतों के, तो देखिए 299 ही रह जाते हैं। याद रखना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। याद रखना, पूरा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगते हैं, इस बात को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है
ध्यातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल नहीं किया गया है। इसके लिए उन्हें 11 अधिवेशन, तो देखिए टोटल कितने अधिवेशन हुए थे इसमें 11, जिसमें से 114 क्या होती हैं 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। याद रखिए संविधान का प्रारूप पर विचार 114 दिन किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। दोस्तों पूरी तरह से तैयार किया गया और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा को पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेत हुआ और सभी सदस्यों द्वारा संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए। यानी कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए 284 ने। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से डेट्स का एक खेल चालू होगा। खेल इन द सेंस डेट्स बहुत है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो जाता है, ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 2 डेट हैं, आपसे पूछा जाएगा। पहले तो ये पूछा जाए संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। संविधान बन के कब तैयार होता है, 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी, 15। इनके नाम क्या क्या थे, नाम देखिए, एक एक 15 महिलाओं के नाम देखना पढ़ना जरूरी है। पहली थी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, याद रखना लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी और दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल और एनी मस्करनी और अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। याद रखिए ये एक इतिहासकार थे, इन्होंने ये बोला है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला है जो संविधान सभा थी वो कांग्रेस थी। संविधान सभा में ज़्यादातर कांग्रेस के सदस्य थे, तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ठीक है, याद रखिए ये स्टेटमेंट पूछा गया। नेक्स्ट है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए और हालांकि उसमें उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया। याद रखना 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है, उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है। 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार पुनर्गठन किया गया तो मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि कैबिनेट में शामिल हो जाते हैं। याद रखिए ये 26 मुस्लिम लीग का तो शुरू से ही वो रहा है, नौटंकी रही है। ये पहले संविधान सभा की पहली मीटिंग में भी संविधान ही नहीं चाहिए, इनका तो अलग ही था, पहली मीटिंग में ही शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद अंतरिम सरकार में भी गठन में शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार दोबारा बनती है फिर आके तुरंत से बैठ जाते हैं, ठीक है, मतलब कि इनका नौटंकी रही है इन लोगों की शुरू से, मुस्लिम लीग की, अंग्रेज़ों की देन है सब दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन देखिए इसके, भारत के संविधान की रचना संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया। याद रखिए पहला ही पॉइंट है स्वराज पार्टी 1934 में, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की गई और एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी और भारतीयों और संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। किसने किया, स्वराज पार्टी ने। कब किया, 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया। याद रखिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, M.N. राय ने, B.R. अम्बेडकर ने, एक सेकंड, एनी बेसेंट या फिर जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए M.N. राय ने किया था, पहला ऑप्शन सही है। देखिए जरा, वर्ष 1934 में भारत में संविधान निर्माती सभा का विचार सबसे पहले M.N. राय के दिमाग में आता है। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया। याद रखना साइमन कमीशन ने, भारत सरकार ने, क्रिप्स मिशन ने। याद रखिए एक निर्वाचित संविधान सभा का भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन ने दिया। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का प्रस्ताव किसने दिया, क्रिप्स मिशन 1942 में। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य
संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि के कितनी जनसंख्या थी 10 लाख, 10 लाख में से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत था कि संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वो 10 लाख में एक सदस्य चुना जाएगा, एक प्रतिनिधि। कैबिनेट मिशन 1946, एक सेकंड दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है और जो मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र बताया, इस सूत्र के आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। वह सूत्र था प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा। इसके तहत मोटे तौर पर 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था की गई, याद रखना। नेक्स्ट है, इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन कौन नहीं था, याद रखना। विलियम वुड, यही नहीं था, विलियम वुड सदस्य नहीं था, बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एलबी अलेक्जेंडर ये सारे थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 भारत पहुंचता है। इस मिशन के सदस्य कौन कौन थे, याद रखना। स्टैफर्ड क्रिप्स थे, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे। एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, याद रखना, एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ किससे होता है, संविधान सभा का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स योजना 1942। देखिएगा ये तो अभी हम लोगों, एक सेकंड दोस्तों, नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का गठन होता है कैबिनेट मिशन से, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अभी उसके सदस्य पढ़े थे हम लोगों ने। नेक्स्ट है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, उपसभापति याद रखना जवाहरलाल नेहरू। सभापति कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, आई थिंक। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। इस व्यवस्था में अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1940 को कार्यभार संभाला। ये वायसराय इसमें कार्यकारी परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। मैंने क्या बोला, वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन इसके अध्यक्ष होंगे और जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष या उपसभापति होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। अब देखिए सदस्य कौन नहीं था, राजगोपालचारी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, राधाकृष्ण नहीं थे, जगजीवन राव थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा में नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इनमें से सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम श्रय मंत्री, और जबकि एस राधाकृष्ण इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं, अंतरिम सरकार में ये नहीं थे, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है, बेबिल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या समान होगी। ये बेबिल योजना में बोला। बेबिल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। ये तो कुछ नहीं, ऐसा गलत है, यानी कि ए सही है, आर गलत है, ठीक है, यानी सी, ठीक है। इसका देखिए ये कुछ अलग ही लगा मुझे क्वेश्चन, फालतू कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनका लॉजिक लगाना ही क्वेश्चन पढ़ते ही आ जाएगा। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्कीवॉल्ड बेवेल वायसराय बनता है और गवर्नर जनरल नियुक्त होते हुए भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए और वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों में बेवेल योजना के नाम से जानी जाती है। बेवेल योजना के प्रस्तावों कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, ये बेवेल योजना बोलते। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होगा और शीघ्र ही शिमला, एक सेकंड, शीघ्र ही शिमला में शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों के लिए खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। ये सब बेबिल योजना में था। नेक्स्ट है, और भारत को पूर्ण, एक सेकंड, इत्यादि प्रावधान थे। बेबिल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना था, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। याद रखना ये चीज़ें मतलब ठीक थी। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था। मतलब अब यहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ से आ रही है, कहीं से नहीं आ रही, जिसमें भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सही है, कारण गलत है। आगे देखते हैं। देखिए कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत दिमाग से पढ़िएगा दोस्तों, वरना थोड़ी सी गलती। कौन सा संविधान सभा के विषय में सत्य है, क्या नाम है, वयस्क मताधिकार, बिल्कुल नहीं, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होता, पहला गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, नहीं, ये भी गलत है। देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, दोनों ही गलत है, दोनों, एक सेकंड, ठीक है। वह बहुदलीय निकाय था, ये बिल्कुल सही है, बहुदलीय निकाय कई सारे थे, कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, उनकी अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही, 3 और 4 सही है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन।
संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों में विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, विधानसभा का। और राज्य अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कौन से वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं, बिल्कुल सही है, वयस्क मताधिकार पर नहीं। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत है। वह बहुदलीय संरचना थी, वह बहुदलीय संरचना, बिल्कुल बहुदलीय संरचना नहीं थी, भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, बिल्कुल सही है, यानी ए और डी सही है इसका, तो ए और डी ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संविधान में से कौन सा गलत है। देखिए गलत वाला पढ़ना है, सही वाले देख लेना है, यानी कि इसके सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण, याद रखना, सबसे बड़ी समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, बिल्कुल सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर किया, ये तो बिल्कुल ही गलत। देखिए वयस्क मताधिकार आ जाए काट दो, ठीक है, सी गलत है। नेक्स्ट है, इसका चुनाव 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थे। कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल वही है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष, याद रखना ये पॉइंट पकड़िए, अप्रत्यक्ष के आधार पर होता है, ना सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के आधार, ये वही चीज़ पढ़ चुके बार बार। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, नहीं गवर्नर जनरल द्वारा, नहीं विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा, याद रखिए विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित प्रांतों से संविधान के सदस्य थे, याद रखना प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित, ये तो वही बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, वही चीज़ बार बार प्रांतीय सभाओं से। नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, अभी पढ़ा था ऊपर, ठीक है। संविधान सभा 9 दिसंबर, एक सेकंड दोस्तों, हाँ 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती, मैंने पहले ही बताया था। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं, अस्थायी अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा। लेकिन जब आपसे स्थायी पूछे जाए तो क्या बताओगे, राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष। देखिए स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, फिर से वही क्वेश्चन, सच्चिदानंद सिन्हा। कैसे थे, अस्थायी अध्यक्ष, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, याद रखना। अध्यक्ष पूछा है, अस्थायी नहीं पूछा है, अस्थायी पूछे जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, यही थे शुरू से लास्ट तक। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, याद रखना, फ्रैंक एंथनी। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथनी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये MPPC 2020। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति फ्रैंक एंथनी, और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। SC मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे, स्थायी उपाध्यक्ष नॉट अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखते हैं, पहला वही क्वेश्चन बार बार, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। मैंने कहा था डेट का देखिए खेल है। संविधान सभा का गठन कब होता है, 1946, 9 दिसंबर 1946, डेट नहीं है इसमें, संदेह है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946, वही चीज़ बार बार देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इतनी बार आता ही रहता है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, पढ़ते जाइए। भारतीय संविधान द्वारा भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को, याद रखना, संविधान बनने गया था लगभग 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। आगे चलकर यह उद्देश्य प्रस्तावना बन जाती है दोस्तों, याद रखना। संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तावना का प्रस्ताव किसे कहा जाता है, संविधान का प्रस्तावना किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने, उद्देश्य प्रस्ताव नाम से।
नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा दिया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 13 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित इन कथनों में से कौन सा सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो कि संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। नेक्स्ट है, ये भी दोनों ही सही हैं। संविधान को भारत के लोगों को आदेशित किया गया है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, बिल्कुल संविधान वैसा ही बना है जैसे लोगों ने बताया। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे? नहीं, उसको नहीं, राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया को अर्थात राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है, संसद और विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? याद रखना ये क्वेश्चन 12, कहीं कहीं 11 भी होता है, 11 भी लिखा हुआ है। देखिए 12वें अधिवेशन में साइन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। इस दौरान 11 अधिवेशन कुल 165 दिन तथा 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को सम्मेलित हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर। इस पर निकटतम सही उत्तर सी होगा। 11 या 12 होता है, 11 हो तो 11 लगा देना। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। भारत के संविधान में कितना समय लगता है? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, पहला ऑप्शन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल मान लो, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ समितियां हैं, उनके अध्यक्ष पूछे गए। देखिए यहाँ आप खुद बताइए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, याद रखिए पहले उपाध्यक्ष कौन है? HC मुखर्जी। ये देखिए पहले का 4। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? कांग्रेसी सदस्य थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, प्रारूप समिति के कहाँ थे ये? नेक्स्ट देखते हैं इसका थोड़ा सा, सॉरी दोस्तों, देखते हैं क्या है ये, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, ये देखिए KM मुंशी हैं, ठीक है, मुझे कुछ। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व BT कृष्णामाचारी ने। संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। याद रखना संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। याद रखना पहले अस्थायी अगर उपाध्यक्ष पूछे जाए तो आप बताएंगे फ्रैंक एंथोनी। और अगर आपसे एकमात्र कांग्रेसी वो पूछे जाए पहले उपाध्यक्ष तो वो है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुझे डाउट में लगा था, लेकिन सही है, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय संविधान के निर्माण में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, अभी पढ़ा था हम लोगों के ऊपर, BN राव संवैधानिक सलाहकार। भारतीय संविधान में बेनेगल नरसिंह राव थे संवैधानिक सलाहकार। देखिए क्वेश्चन वही बार बार आते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसने? BN राव द्वारा। प्रारूप समिति के वो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसूदा प्रस्तुत किया गया। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। याद रखना 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब होता है? 17 नवंबर 1949। ये ऑप्शन ही नहीं है इसमें, सॉरी कोई नहीं, जो नहीं है उसमें आप कोई भी टिक लगा दीजिए। हाँ, वैसे तो संविधान सभा का भारतीय संविधान तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 तक चलता है, और प्रश्न में दिए गए विकल्पों में नहीं है, तो इसमें विवादित क्वेश्चन है ऐसे। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब होता है? 26 नवंबर 1949 को, दूसरा ऑप्शन। 26 नवंबर 19 भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया। संविधान को अपने पूर्ण होने और पारित होने तथा उनको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949। याद रखिए संविधान के कुछ आर्टिकल इसी दिन लागू हो जाते हैं। इस दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। तथापि संविधान के शेष भाग को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। प्रभावी बात है, संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। याद रखना 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू होता है और 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से तैयार होता है।
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार आता है, इतना इम्पोर्टेंट है ये। भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। हैं, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? सॉरी, प्रभावी हुआ होता तो 26 जनवरी होता है, सॉरी गलत है, 26 नवंबर 1949 वही डेट है। अब प्रभावी हुआ होता तो कब से लागू हुआ? तब 26 जनवरी। भारतीय संविधान कब लागू होता है? हाँ, यहाँ पे होगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस के इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी चुनी गई थी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ये मैंने अभी तो नहीं बताया, लेकिन हाँ फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए एक चीज़, देखिए संविधान बन जाता है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, लेकिन ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। अब आप कहेंगे 26 जनवरी क्यों चुनी जाती है? क्योंकि ये डेट ना 1930 में इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसलिए ये डेट चुनी जाती है दोस्तों, मना लेते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताइएगा 26 जनवरी 1930 को ही क्यों चुना गया? क्योंकि उस दिन प्रथम भारतीय स्वतंत्रता दिवस रावी नदी के तट पर मनाया गया था। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, एक सेकंड दोस्तों, ये क्या हो जाता है बार बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक सेकंड यार, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, यानी कि 26 जनवरी को मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु 26 जनवरी को याद रखने के लिए उन्होंने क्या किया? 26 जनवरी को संविधान को लागू किया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अभी बताया था आपको, 26 नवंबर को, ठीक है, संविधान दिवस, क्योंकि इस दिन बन गया था। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, कुछ प्रावधान लागू हुए थे और ये 26 जनवरी को 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसने? ब्रिटिश संसद द्वारा है, सॉरी संविधान सभा द्वारा। संविधान अपनाएगा कौन? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है, अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट है, भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल या बम्बई प्रेसिडेंसी, या बम्बई प्रेसिडेंसी मध्य भारत या पंजाब से। याद रखना, बम्बई प्रेसिडेंसी से होता है उनका चुनाव। किसका? B.R. अम्बेडकर का। 1940 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग में निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण अम्बेडकर जी को बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना सदनसीय क्षेत्र में उपचुनाव निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित किया गया और पूना सीट के लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर एक सीट खाली की। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथम निर्वाचित हुए थे, लेकिन वहाँ से फिर वो पश्चिम उसमें चला गया था पाकिस्तान में, इसलिए बम्बई प्रेसिडेंसी सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब होता है? 1891 और 90। जन्म और मृत्यु 1891 में जन्म होता है, 1956 में मृत्यु होती है। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल 1949 को मऊ मध्य प्रदेश में
तथा मृत्यु कब होती है? 6 अप्रैल 1956 को दिल्ली में होती है, याद रखना। नेक्स्ट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया। बिल्कुल सही, दोनों सही हैं दोस्तों। ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो बनता है, ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन के आधार पर तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं, उसी से भारत शासन अधिनियम 1935 की तैयारी होती है। ठीक है। अब आता है नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया। ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया। कितने क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी बड़ा टॉपिक है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारत का संविधान देश, बिल्कुल, और इसमें इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। बिल्कुल सही, दोनों सही हैं, सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। इसमें देखिए अब क्या है, भारत का संविधान देश की आवश्यकता पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों के तथ्य तथा विचार ग्रहण किए गए हैं। ऐसे ग्रहित संविधान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दूसरे देश से भी हमने कुछ इसमें पाठ लिए हैं। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही हैं, परंतु कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? ये की थी मौलाना आज़ाद ने। 15 वर्ष के लिए उन्होंने ये बोला वयस्क मताधिकार 15 वर्ष के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार पर 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की, किंतु राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? मतलब कि एक किस ऐसे पुरुष ने जिसने ये कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस को ख़त्म कर दूं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज पार्टी है, इसको ख़त्म करने का विचार दिया था, ये दिया था महात्मा गांधी ने। उन्होंने ये बोला देश आज़ाद हो गया, इसका काम ख़त्म, पार्टी ख़त्म करो। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। देखिए आगे, निम्नलिखित किसने कहा कि संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं इसका नियंत्रण करते हैं, और जो इसका नियंत्रण करते हैं भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है, वही इसे चला सकते हैं, ऐसा राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। कथन का संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति ने राजेंद्र प्रसाद कहा है। यह 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय उन्होंने अपने वक्तव्य का अंश बताया था। मतलब अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका? ये था आइवर जेनिंग्स का। इन्होंने ये बोला कि अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम आंका गया इस संविधान में, ये आइवर जेनिंग्स ने बोला, जबकि ऐसा नहीं था। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उसका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक के हितों भावनाओं के महत्व को न्यून रखा है, मतलब कम रखा है। किसने कहा था? संविधान सभा। एक सेकंड दोस्तों, ये पूछा गया कई बार, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान, इसलिए किसने बोला? जे ऑस्टिन ने। तो कई बार बता चुके हैं पीछे भी, क्योंकि संविधान सभा में ज़्यादातर कांग्रेस थे, इसलिए उन्होंने बोला संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस संविधान है। ठीक है, ये बोला संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। यह वक्तव्य किसका? पद्मश्री पुरस्कार और इतिहासकार ग्रेनवेल ऑस्टिन का है। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, याद रखना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15। उनके नाम भी हम लोगों ने पढ़े थे दोस्तों। अब दोस्तों आएंगी समितियाँ। ये समितियाँ जो होंगी हम लोग ये देखते हैं अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप ना हमारे इस पॉलिटी के जो अध्याय मैंने 2 ये तीसरा वीडियो है हमारा, इसको जरूर देखिए, 2 से 3 बार देखिए दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।